अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम कुरैशी। वेलकम टू ज़का जेनोमिक्स लैब फर्स्ट पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद। ही इज़ अ ह्यूमन जेनेटिसिस्ट। और क्या है ये जेनेटिक टेस्टिंग, क्यों ये मार्केट में इतनी ज़्यादा इन है, इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, नॉलेज देंगे जेनेटिक टेस्टिंग से किस किस को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो डॉक्टर हामिद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अब्राम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होगा कि ताकि लोगों को पता चले कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या है और इनकी क्या कुछ इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल सर, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, आई एम पीएचडी डॉक्टर। आई जस्ट कंप्लीटेड माय पीएचडी मैंने किए हुए ह्यूमन जेनेटिक्स में। पीएचडी में मैंने काम किए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के जेनेटिक बेसिस के ऊपर, और हमने कोई 17 ऐसी जीन्स आइडेंटिफाई किए हुए जो ऑटिज़म के साथ लिंक कर रहे हैं। इसी तरह मास्टर्स और बकाया जो मेरी रिसर्च एरिया है वो है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जितने भी रेयर डिसऑर्डर्स है उनकी जेनेटिक इथियोलॉजी एक्सप्लोर करना, या उनके पीछे कौन कौन सी जीन्स है और कौन कौन से ऐसे वेरिएंट है जो उन डिसऑर्डर्स को या उन बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है या उनकी वजह से वो काज होते हैं। तो ये मेरी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, और करंटली मैं ज़रका जीनोमिक लैब का हिस्सा हूँ। वेरी नाइस सर, मतलब आपका ये ऑटिज्म और इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो सर, ये ऑटिज्म क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ऑटिज़म असल में ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के अंदर कुछ बेसिक्स का एबनॉर्मेलिटीज़ अपीयर होती है बिहेवियर के अंदर, और ये कंजेंटल होता है, बाय बर्थ होता है। उसमें से सबसे पहली पॉइंट ये है कि वो बच्चे सोशली आइसोलेट होते हैं। अच्छा। सोशली आइसोलेट होते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, अपने एक उनका दुनिया होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनकी डेवलपमेंटल उनकी एम्पेयरमेंट्स होती है, जैसे कि वो बोलना बहुत बाद में शुरू करते हैं, उनकी आई कंटैक्ट्स नहीं होते हैं, वो आई कंटैक्ट नहीं करते उस तरह से। कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बिल्कुल बोलती भी नहीं है। तो ऑटिज़म एक बहुत ब्रॉड क्लास है। उनके अंदर मतलब सेंड्रोमिक केसेस भी आ जाते हैं, कुछ बच्चों में एपिलेप्सी है, कुछ में नहीं है, बट ये मेजर्स हैं और जो कि क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट ही उनको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। और ये एक पूरे क्लास है जिनमें कई सारे डिसऑर्डर्स और भी आ जाते हैं, जैसे कि ADHD एंड सो ऑन। अच्छा सर, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में मुझे कुछ बताइएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस इस तरह की है, हम लोगों ने इन्फॉर्म करने लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। तो थोड़ा सा इसमें मुझे गाइड करें, बल्कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी गाइड करें जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, क्या होती है। जेनेटिक टेस्टिंग मेरे ख्याल में ये हर इंडिविजुअल के लिए अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तो यह है कि जेनेटिक म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो इतने कॉमन हो गई है कि आलमोस्ट हर एक फैमिली में कोई ना कोई डिसऑर्डर्स कैरी करते आ रही है। लोगों को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी इस बारे में कि कैसे इसको स्क्रीन किया जाए, कैसे इनके रोकथाम किया जाए। अच्छा। तो जेनेटिक टेस्टिंग ही वही एक सॉलिड और वही एक ज़रूरी डायग्नोस्टिक है जिससे आप इस बात की तशख़ीस कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी आपके ख़ानदान में, आपके हायरार्की में, आपके शजरे के अंदर चलती आ रही है, और उनकी क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और ये कि आप उनको मतलब जैसे कि कज़न मैरिजेज़ हैं, इनके अलावा मतलब और भी क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इंतहाई ज़रूरी है मेरी नज़र में। अगर किसी फैमिली के अंदर ये डिसऑर्डर्स है तो उनके लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर किसी के अंदर नहीं भी है तो उनको अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनकी अगली जनरेशन हेल्दी रहे। बिल्कुल सर, मतलब इस तरह के कुछ तबके भी होते हैं जिनमें ये इनहेरिटेड बीमारियां बहुत अरसे से आ रही होती हैं। बिल्कुल, लाइक वो आबाओ अजदाद से उनकी बीमारियां चलती हुई आ रही हैं, वही तो ना उनके लिए भी हमारे। बहुत ज़रूरी होता होगा ये। exactly. बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारे माशरे में स्पेशली मैं अगर अपने कैपिस साइड की बात करूं तो वहाँ पे अपने एक बिरादरी होती है और उनसे बाहर से शादी नहीं करने देते। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेल को फीमेल को बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। जो सोशल चीज़ें हैं, जो उनके कस्टम्स है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी है इन चीज़ों के ऊपर। तो वो इस तरह के मसलों को एक्सेप्ट करके अपने रस्म रिवाज तौर तरीक़ों को ज़िंदा रख रहे हैं, जो कि उनके अगली जनरेशन में मसला है।
तो कज़न मैरिजेस एक बहुत ही बड़ी एक रिस्क, एक वजह है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, और इसी वजह से जो है वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर मौरूसी जितनी भी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें से एक किस्म होता है जिनको हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और वो ख़ास उन लोगों में या उन पॉपुलेशंस में होता है जिनमें कज़न मैरिजेस कॉमन हो। अच्छा। और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये ज़रूरी हिस्सा है ताकि लोगों को पता चले कि जेनेटिक स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। आम लोग क्या कि हमारे इवन डॉक्टर्स भी, काफ़ी जो क्लिनिशियंस है उनको भी इतना ज़्यादा नहीं आइडिया होता, और वो भी सम टाइम मिस डायग्नोस कर लेते चीज़ों अच्छा, यानी कि डॉक्टर्स भी कर जाते हैं मिस जी बिल्कुल, उनमें से भी काफ़ी इस तरह के हैं। इवन हमारे डॉक्टर्स को भी ये ट्रेनिंग्स और उनको इसके अंडरस्टैंडिंग और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके लिए भी ज़रूरी है। लाइक ये बहुत सेंसिटिव एक एग्जैक्टली बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, ताकि आपको पता चले कि सम टाइम काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं और लोग कहते हैं कि भाई प्लाने डॉक्टर को भी दिखाया, प्लाने को, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट को दिखा के फिर भी उनका कोई अफाका नहीं होता। तो इसके पीछे पॉसिबली इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये हमें बेनिफिट तो कर सकता है इस लिहाज से कि हम लोगों को इनहेरिटेड कोई बीमारी हो, इसके अलावा कोई इसकी और बेनिफिट्स हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह के सेम रेस से भी है, मतलब सेम कौम से भी है, तो वो शादी से पहले अपने जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि वो स्क्रीन कर सके, जैसे कि थैलेसीमिया में वगैरह के, या काफ़ी सारे काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें अगर दोनों पेरेंट्स वो कैरियर हो तो उनके अगली जनरेशन में ऑलमोस्ट 100% ये चांसेस है कि वो डिसऑर्डर उनकी अगली जनरेशन में जाए। अगर वो डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में है, वो एक इस तरह का रिसेसिव में है, तो उस तरह प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, और एक मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि उन बच्चों में जो स्क्रीनिंग नहीं करते तो उनमें ये केस आ सकते हैं। तो अगर हम जेनेटिक स्क्रीनिंग बिफोर मैरिज कर लें तो वो एक ज़रूरी, जैसे प्रीनेटल टेस्टिंग अर्ली होगा उतना ही बेहतर होगा, वो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि हमारे माशरे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है उनको बहुत अवॉइड किया जाता है। लेटेस्ट लिटरेचर और लेटेस्ट स्टडीज़ के मुताबिक ऑटिज़म की अगर मैं बात करूं तो 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है दुनिया में, मगर हमारी सोसाइटी में किसी को कोई आइडिया नहीं है, और हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत ही कॉमन है। ये बात तो हम लोग ये अवॉइड करते हैं, ये कह के कि ये मतलब अल्लाह की तरफ से नेमत है और बादशाह है और कोई डिफरेंट किस्म के नाम हमने दिए होते हैं। तो ये एक ज़रूरी हिस्सा है ताकि उनके कुछ इस तरह भी होता है सर, वो जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से बात चल रही है उसकी, तो कुछ किसी को ना लाइक ऑटिस्टिक होगा, कोई और बीमारी होगी, तो वो लोग उसको ले जाते हैं कि इस पे जिन चढ़ गए, जिन आ गए। जी बिल्कुल, ये एक शिज़ोफ्रेनिया हमारी एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बल्कि न्यूरो डेवलपमेंटल है। वो एक डिसऑर्डर ऐसी है जिनमें इस तरह की चीज़ आते हैं। बाकी एक बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मूड स्विंग होता है, सम टाइम ठीक सम टाइम सैड। तो इन चीज़ों को हमने जिनके नाम दिए हुए, तो जिन्नात मेरा नहीं ख्याल कि जिन्नात का बीमारी पैदा करने में कोई किरदार है कि वो कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने। ये बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में एक मिथ्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो साइंस जो है वो उसको कभी भी साबित नहीं कर सकते। और काफ़ी जो क्वालिफाइड उलमा है, जो थोड़े लिखे पढ़े हैं, तो उनको ये क्लियर होता है कि भाई इस तरह की कोई नहीं है, वो भी हमारे साथ एग्री कर रहा है। तो टू कट द स्टोरी, इस तरह के कोई चीज़ नहीं है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकती है, इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल हो सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कौन कौन से पैनल्स हैं हमारे, लाइक ये आपको कौन कौन सा ऑन्कोलॉजी होता है इसमें, और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से रिलेटेड होगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी बात की कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत है। 1/68 जो है वो बहुत बड़ी रेशो है। तो इनकी डायग्नोस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। जो न्यूरो है
दूसरा जो है वो कैंसर काफ़ी कुछ ऐसी जीन्स है जैसे कि BRCA1 की बात करें या BRCA2 की ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उनकी जो जीन है जो BRCA1 और 2 है, ये आम बंदे के अंदर भी होता है, एग्जस्ट सिर्फ उसके एक्सप्रेसिविटी की बात है। अगर वो कितना कोई एक्सप्रेस हो जाता है और वो उसके लिए क्या एनवायरनमेंट बनता है, कोई चीज़ इसको इंड्यूस कर लाता है, तो इंड्यूसर्स काफ़ी सारे हैं। बट BRCA1 BRCA2 या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसके एक्सप्रेशन लेवल और उसके अंदर म्यूटेशंस, ये कुछ देखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसकी रोकथाम किया जाए। अभी रिसेंटली हम वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया गया और उसके लोगों को अवेयरनेस दिए गए, मगर मेरे ख्याल में जो कैंडिडेट जीन है, जो जीन्स ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी स्क्रीनिंग हर एक बंदे के लिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम वो लोग एक ज़रूरी समझते हैं कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए जाए, तो इस तरह से आफ्टर बर्थ ये ज़रूरी होना चाहिए ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर के पॉजिटिव जीन्स है उनको स्क्रीन किया जाए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कैंसर जो है वो अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस्टेबल होता है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना कैंसर के जीन्स मौजूद होते हैं हर बंदे हाँ के जी, जैसे कि P53 एक जीन है, P53 एक जीन है जिसको हम हाउसकीपिंग या उस तरह सेल जो सेल साइकिल है उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये है कि वो कुछ हार्ट पार्ट जीन है जो कि उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है और हम इसी के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि कैंसर और इस तरह के हर एक कैंसर के टाइप्स और कैंसर के जनरल एक पैनल बनाया जाए जो कि 8 पार्ट जीन है, जिन जीन्स में म्यूटेशन या तब्दीली आने की वजह से कैंसर हो सकता है, तो उनको हम डायग्नोस्ट करें और देखें कि उन जीन्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ताकि वक्त से पहले हम उनकी तशखीस कर सकें। सर ये तो ऑन्कोलॉजी हो गया, लाइक हमने कवर कर लिया, तो इसके अलावा कौन कौन से आपके? ऑन्कोलॉजी के अलावा देखिए पीड्स है, और ये स्पेशली काफ़ी पेरेंट्स जो है वो आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है और मूवीज़ में भी काफ़ी चीज़ें दिखाए जाते हैं, जैसे कि तारे ज़मीन फिल्म में वो बच्चे को दिखाया गया था। वो काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया कि भाई न्यूरोसाइकेट्रिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से पेरेंट्स काफ़ी सारे इंक्वायरीज लेके आते हैं। मैं चूँकि ऑटिज़म पे काम किया हुआ है, काफ़ी मेरी है PR है, लोगों का भी आइडिया है कि मैं ऑटिज़म, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फर्स्ट जेनेटिसिस्ट जो इंडिपेंडेंटली मैंने ऑटिज़म की जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है। अभी इससे पहले लोग उनको जेनेटिक्स मानते भी नहीं थे और कहते हैं कि बस पता नहीं डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट बने हुए थे। बट यह है कि अब ये कि न्यूरोसाइड के हमारे साथ बहुत सारे केसेस है, पीड्स है। अक्सर पेरेंट्स मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि भाई बच्चा बोलते नहीं है, डिले है, उसके मोटर्स डिले हैं, काफ़ी सारे मतलब लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है। हाँ, तो अर्ली साइन है जो एक किस्म से उनको उसी टाइम 18 मंथ या 2 साल के बाद उनकी डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी होता है। थेरेपी भी दी जाती है, थेरापीज़ वगैरह उनको हम उन चीज़ों से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट पहले देखिए पॉजिटिव फैक्टर काफ़ी सारे हो सकते हैं। जो 70% है न्यूरो के, मैं ऑटिज़म की अगर बात करूं तो 70+% रिस्क फैक्टर या काज जो है वो जेनेटिक्स है। तो पहले आपने उनको स्क्रीन करना है कि वो है, उसमें म्यूटेशंस है कि नहीं। अगर म्यूटेशन नहीं है तो फिर उनको बकाया जो ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरापीज़ है, काफ़ी सारे और थेरापीज़ है। ऑटिस्टिक रिसोर्स सेंटर हमारे माशाल्लाह इस रीजन में काफ़ी सारे हैं, ये जी काफ़ी सारे हैं जो उनको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशंस, आप पूछते हैं तो मूड हुआ तो बोला, नहीं हुआ तो नहीं बोलते। इस तरह से काफ़ी सारे हैं, तो वो रिसोर्स सेंटर पर उनको ट्रेन करते हैं। बट यह है कि पहले आपने जेनेटिक्स को स्क्रीन करना है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, तो 2 हो गए, कैंसर हो गया, न्यूरो हो गया, पीड्स हो गए। इस तरह से काफ़ी सारे ऑलमोस्ट हम किसी भी डिसऑर्डर में जेनेटिक्स गायनी डिपार्टमेंट को कवर करती है। हाँ जी, गायनी में जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि प्रीनेटल होना चाहिए, काफ़ी मिसकैरेजेस आते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होते हैं, काफ़ी मसले मिसकैरेजेस, स्पेशली काफ़ी केसेस। अभी हम एक डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है तो वो बता रहे थे कि एक पेरेंट्स आए, फैमिली आई थी हमारे पास, तो कह रहे थे कि 7-8 मिसकैरेजेस हुए हैं।
काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक की है, तो उनके बाद उनको पता चला कि भाई ये तो जेनेटिक काज है, जेनेटिक एज ए रिस्क फैक्टर है, तो उनको डायग्नोस्टिक होना चाहिए बिफोर मैरिजेज भी और तो सर आफ्टर फिर मैरिज। उनको आपने क्या गाइड किया इस पे? यही है कि उनको जब आप डायग्नोस करते हैं तो फिर पॉसिबल जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है उनको प्रिवेंशन के, उनको मिनिमाइज करने के या उनको ट्रीट करने के, वो फिर अपनाए जा सकते हैं। जी, चूँकि मौरूसी हैं तो मौरूसी बीमारियों में ज़्यादातर उस तरह के ट्रीटमेंट नहीं होती, जैसे कि आम कोई एक बीमारी है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई और इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, तो उनमें मेडिसन दे के वो कवर किए जा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत कम्प्लेक्स है, मगर हम स्क्रीन करके डायग्नोस करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जी, ये बात तो है, मतलब जी। ये कुछ डिपार्टमेंट्स पैनल जो है वो कवर हो गए इसमें। जी, काफ़ी तो सारे ये कैंसर के और सर मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी है, वो ये टेस्ट क्यों करवाएगा अगर उसको बीमारी है या नहीं है? हाँ, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। एक मेरे जानने वाले हैं और वो भी नॉर्मल है, उनके मिसेस भी नॉर्मल है, आउट ऑफ फैमिलीज़ है, कंsanguinity भी नहीं है। उनके बच्चे जो हैं वो जितने भी मेल है वो सारे अफेक्टेड आ रहे हैं, और उनमें से इशू उनको ये सिर्फ है मेल्स? कि हाँ सिर्फ मेल। तो देखिए ये इस केस में अगर हम देखें तो इस केस के अंदर फीमेल एज ए कैरियर है, सही। फीमेल ने इस डिसऑर्डर को कैरी किया हुआ है और वो उनके अगले जनरेशन में जाएंगे। हमें ये पता है, लोअर क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़े हैं, कोई अगर बायो के है भी नहीं तो उनको यह है कि जैसे कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जो जेंडर को डिफाइन करते हैं, और इसी तरह से फीमेल में डबल एक्स होते हैं। तो जो मेल है उसमें एक ही एक्स है और वो मदर से आया और वो ही अफेक्टेड होता है। तो देखिए अगर हम उसको स्टार्ट में डायग्नोस करते, स्क्रीन करते, तो उनकी अगली जनरेशन अब उनने उसकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है, मे भी वो सेकंड मैरिज की तरफ जाए। काफ़ी सारे सोशल इश्यूज भी इनके साथ लिंक कर रहे हैं, तो बंदा वैसे ही डिप्रेस भी हो जाता है। हाँ जी, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरे कैंसर या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, हंटिंगटन्स है, काफ़ी सारे इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो लेट एज में आते हैं। हंटिंगटन्स वो 30 के बाद आ जाता है और वो के साथ साथ बढ़ता जाता है। अल्जाइमर देखिए, तो ये चीज़ें अगर आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं और आप उसको मतलब उसकी सिम्टम अपीयर होने से पहले उनको डायग्नोस करते हैं, तो मे बी वी कैन ट्रीट इट। मतलब एक आम आदमी के लिए कि वो उसको पहले से अर्ली डायग्नोस हो, बिल्कुल ज़रूरी है। बीमारियां आने वाली हैं, और ये कब तक होता है, कब तक उसको बीमारियां आने वाली, कब तक चीज़ जो है? हाँ जी, बिल्कुल, वो उसके एक्सप्रेशन लेवल और ये सारी चीज़ें देख के पता लाइक एक चल एज के लिहाज से अगर देखा जाए, बच्चा पैदा हुआ है, हाँ जी, अगर वो 7-8 साल के तो वो टेस्ट करवाना चाह रहा है इसका, अगर उसे 7-8 साल की उम्र में टेस्ट करवा लिया, उसको कोई बीमारी नहीं है, देखिए तो ये कब तक की बीमारियां उसकी बता सकते हैं? हाँ देखिए, हम इनकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या क्या उनकी फैमिली में चल रहा है और क्या कुछ पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसकी फैमिली हिस्ट्री और वो बंदा अगर विज़िट करे, हम उनकी कुछ जो उनको हैज़र्ड या इस तरह के नज़र आ रहे हैं, जो रेड सिग्नल्स हैं, उनको कुछ एबनॉर्मल फील हो रहे हैं बच्चे में, या उनको कोई डाउट है कि भाई मैं भी इस बच्चे के अंदर कोई जो उसके शजरी या हायरार्की के अंदर कोई डिसऑर्डर चल रहा था वो मैं भी उनके अंदर आए, तो उस तरह की स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं आफ्टर वंस भी, मतलब उनसे हम वो ले लें, हिस्ट्री ले लें, हिस्ट्री लेके हम पता कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या कुछ पॉसिबल है। डायबिटीज आने लगी है उसको, जी, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज़ में अभी काफ़ी सारे एग्जाम आ गए उनके, देखे बिफोर 25 साल जो है उनसे पहले आ जाती है, उनको हम मोडी बोलते हैं, या जो बिल्कुल इब्तदाई पहले दिन से भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये जेनेटिकल है और उनको स्क्रीन करना इंतहाई ज़रूरी है। अब एक बंदा जो है वो अपने बच्चे के लिए वो अगर ना भी अफोर्ड कर सकता है तो ये उधार लेके उनके लिए फ़ोन तो ले सकता है, पर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग या स्क्रीनिंग करते पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे एरियाज हैं, ऐसा ही है। आप अगर अर्बन एरिया से हट कर देखें बिल्कुल, तो वहाँ पर ये बीमारियाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारी सिटीज़ में, वेल डेवलप सिटीज़ में, मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इधर भी काफ़ी सारे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इवन डॉक्टर्स को भी नहीं क्लियर। तो ये हैं कि फिर देहाती एरियाज़ में उनको तो वो तो बिल्कुल ही तवक्कुल से चलने वाले लोग होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है सर कि शायद उनकी ये
इस जगह फील्ड ना हो, लाइक उनकी डोमेन ना हो, वो डोमेन में उनकी जेनेटिक टेस्टिंग आना रहा हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको इन्फॉर्मेशन होगी बट इतनी डेप्थ में नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर्स को नहीं नहीं पता होता, मगर जो जेनेटिक एज अ रिस्क फैक्टर है वो अक्सर लोग मानते नहीं। हमारे एक माइंड सेट बना हुआ है। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी बात हुई, गपशप हुई, स्पेशली मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो मोस्टली वो लोग उनको न्यूरोसाइकेट्रिक मानते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, कोई कहता है स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है तो उनकी वजह से, कोई कहता है घर में बड़ा बच्चा नहीं है तो वो बच्चे से सीखते हैं और पता नहीं बला किस्म के बन जाते हैं। तो ये चीज़ है कि, और दूसरी बात ये कि अब में ये भी है कि ले सपोज कोई एक बंदा जो है वो साइकोलॉजी के, ये एक हार्श हकीकत है कि कोई बंदा एक साइकोलॉजी किया तो वो जेनेटिक्स को नहीं मानता, कोई एक जेनेटिक्स का है तो वो साइकोलॉजी के नहीं मानते। तो हमें एक पेज पे आना होगा और ये क्योंकि ये अपने कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए इनके वैसे सर ये देखा जाए तो पाकिस्तान में ये फैसिलिटी है, लाइक कलेक्शन पॉइंट हो सकता है, लैब की फैसिलिटी है यहाँ पर नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है असल में। मैंने आपको, हाँ, वजह यही है कि देखिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो लोग टेस्ट करते नहीं हैं। लोग अगर टेस्ट नहीं करा रहे तो इसमें मसला ये होगा कि सैंपल साइज़ कम है। अब अगर हम कोई एक बंदा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तकरीबन अरब रुपए लगा के इधर एक सेटअप बना लेते हैं, तो उनमें ये होगा कि उनकी जो रनिंग कास्ट होती है उन मशीनों के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर सैंपल नहीं आते तो वो चल नहीं सकते। कई सारे लोगों ने अटेम्प्ट की है बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर हम जैसे अभी कल वो हमारे कुलीग बता रही थी कि वो इंडिया ने जो है वो जीनोमिक सेंटर बनाया हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा है। तो काफ़ी सारे इंडिया हमारे से, इंडिया तो वैसे हमारे से बहुत कंपेयर ही नहीं करेंगे वो तो ये मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मतलब लोगों को अवेयरनेस हो तो फिर इधर एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। अभी तक इधर कोई चीज़ बहुत फायदा दे सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। यूजुअली देखा जाए लाइक कुछ एथलीट्स होते हैं जी, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में हूँ तो मैं यही शेयर करूंगा आपसे। कुछ एथलीट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकें उनको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। जी बिल्कुल, फिजियोथेरापिक, हाँ, मैच आने लगे उनका, लेट्स सपोज फाइनल है वर्ल्ड कप का, जी, उन्होंने खेलना है, उनको बीमारी जो है वो हो गई है, तो वो अगर पहले से इस तरह सामने आ जाए वो भी बहुत फायदेमंद है। जी बिल्कुल। ये अब एक तो हमारे यह है कि एथलीट्स को उस तरह से ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। अगर ट्रेनिंग को अवॉइड भी करे तो टेंडन्स जो है या मसल्स जो है उनके स्ट्रेंथ और ये कुछ भी, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो आपको क्लियर नहीं होती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। उनके जब वो मतलब अपने एक्सप्रेशन के आखिरी लेवल पे पहुंचते हैं तो तब हमें पता चलता है जो कि वो तो जिस तरह बंदा भाग रहा है, गिर गया, हड्डी टूट गई, वो तो एक अलग चीज है। नहीं, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका स्टेमिना नहीं मेंटेन हो पा रहा, उसके अंदर जान नहीं है, वो खेलेगा कैसे, ये सब चीजें तो आई थिंक ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके, मैं अपने आपके उसके एग्जांपल दूं, मैं भी वो जेनेटिकल ना हूं पर ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स है, बड़े अच्छे अच्छे बॉलर प्रोड्यूस हुए हैं, इतना इन्वेस्ट करके वो इंटरनेशनली 2-3 मैच खेल के उनके मसल्स और ये कुछ ना, तो इतने स्टेमिना नहीं होते, फिर मजबूरन रिटायर। तो ये सारी चीज़ें पूरी रिपोर्ट आती है जिसमें सारी चीज़ें, ये ज़रूरी हिस्सा है। अब तो मेरे ख्याल में दुनिया काफ़ी एडवांस हो गई, शायद इधर भी ये कुछ प्रैक्टिस चल रहा हो, बट ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं, लाइक फौजी वगैरह, उनको भी करवा सकते हैं? बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एक आम आदमी जो मतलब वो एक डेली कोई मजदूरी कर रहा हूँ तो उनके लिए भी ज़रूरी है। वो अलग बात है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मिलिट्री एस्पेक्ट से हम बात करें तो देखिए काफ़ी सारे, मैंने जैसे आपको हंटिंगटन्स की बीमारी का कहा, इस तरह अल्जाइमर का कहा, पार्किंसंस का कहा, कैंसर की बात, वो ये नहीं होती कोई भी बर्थ होंगे तो वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम आते हैं। तो जहाँ ये इंश्योरेंस कराते हैं या जो भी है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि हर एक उनकी सर्वेंट के लिए या उनके जो ग्रुप उसमें से एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनकी जेनेटिक टेस्टिंग किया जाए मेरे ख्याल में, ताकि वो बाद में जो उन्होंने जमा पूंजी की हो वो अपने इलाज पे ना सर्व करे। तो ये एक ज़रूरी है। सर ये वैसे आपने आइडिया तो इनकलकेट कर दी है हमारे माइंड्स में कि यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या ये लेटेस्ट टेक्निक है, मतलब सबसे एडवांस्ड है, क्या इससे भी कुछ है एडवांस? ये अभी एडवांस ही है और ये मतलब ये लेटेस्ट चल रहा है? हाँ लेटेस्ट है। लेटेस्ट जैसे कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये सबसे लेटेस्ट है। थोड़ा सा सर ये टेस्ट के बारे में बताया ना, होल जीनोम। बिल्कुल, टेस्ट काफ़ी सारे उनके
अक़साम हैं। सबसे जो जैसे कि देखिए जो हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है, उन सारे क्रोमोसोम को उनके अंदर क्रोमोसोम हमारा बना होता है डीएनए से, और डीएनए का एक हिस्सा जीन बोलते हैं। तो उनमें से जो 25,000 या 30,000 जितने भी जीन्स होते हैं, वो सारी जीन को सीक्वेंस करना, वो बने होते हैं एक 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हाँ जी, और ये बहुत एक यह है कि अपना एक अगर हम सीक्वेंस करें तो वो जीबीज़ के अंदर कोई 15 जीबी राउंड अबाउट होल जीनोम का एक फाइल बन जाता है। तो मैं वो ये जी डेटा होता है इनका। जी बिल्कुल, ये जैसे कि उनकी कोडिंग है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के वो बाइनरी कोडिंग सिस्टम है, उसी तरह का इनका भी एक कोडिंग का एक निज़ाम होता है। यहाँ पर मर्ज होती है मेडिकल। जी हाँ, हमारे कंप्यूटर बिल्कुल। तो कंप्यूटर तो तकरीबन हर जगह उसके एप्लीकेशन। तो लाइक ये जिस तरह WGS बताया आपने, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, हाँ मैं वही बताना चाह रहा था कि होल जीनोम उसमें पूरा का पूरा हम स्क्रीन करते होते हैं, ठीक है, अदर देन लाइक जो वाई क्रोमोसोम है और उनके अलावा। दूसरी बात यह है कि होल एक्सोम सीक्वेंसिंग होते हैं। होल एक्सोम में हम ये करते हैं कि जो जीन है, तो जीन का कुछ हिस्सा जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोड्यूस करता है तो उनको हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको इंट्रॉन बोलते हैं। तो ए नॉन प्रोटीनियस पार्ट को निकाल देते हैं, और सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट जो बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली डिसऑर्डर जो है वो 95+ डिसऑर्डर्स वो होल एक्सोम से ही डायग्नोस्ड हो जाते हैं। अच्छा। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमने होल जीनोम की तरफ जाना है। इसके अलावा हमारे ये पैनल्स एग्जिस्ट है डिफरेंट, काफ़ी सारे पैनल्स है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। हम अभी ऑफ़र कर रहे हैं 200 जीन के एक पैनल्स है, जिसमें काफ़ी सारे जो वेल नोन जीन है और जो हाई रिस्क फैक्टर है वो उनको कवर कर रहे हैं। इस तरह हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे कि BRCA1 BRCA2 का एक हमारे पास पैनल है कैंसर के रिलेवेंट। हम अभी प्लान कर रहे हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल की भी इस तरह के प्लान वो बनाए जाए। इनके अलावा ये रिसर्चर्स के लिए भी हमारे पास है पैकेज कि उनको हम सीक्वेंस करवा के उनको रॉ डेटा देते हैं और वो खुद उसमें से जीन डिस्कवरी और उसकी तरफ जा सकते हैं। जी, WGS और WES का जो है इसमें फ़र्क क्या होता है? लाइक एक आम आदमी को समझाने WGS वो आपकी पूरी की पूरी क्रोमोसोम को स्क्रीन करते हैं, मतलब जितनी बीमारियां हैं या होंगी वो सारी उसमें कवर होती हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी फिल्टर है। और जो वोल एक्सोम है तो ये है कि उस जीन्स का ज़रूरी हिस्सा हम स्क्रीन करते हैं, जिसमें हमें शक पड़ता है कि म्यूटेशन है। जो बिल्कुल, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया अभी कि उनमें हमें 95+% वो हमें डायग्नोस करके बता देते हैं। जिसमें नहीं होता तो फिर हम होल जीनोम, चूँकि होल जीनोम काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो हम नॉर्मली वो नहीं सजेस्ट करते लोगों को, हम होल एक्सोम ही सजेस्ट करते होते हैं। तो लाइक इसमें सर बीमारियाँ वगैरह आती है, लाइक वो कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं वो बताते हैं कि आपकी एथनिसिटी क्या है, आप कितने % अफ्रीकन है, कितने % एशियन है, एक नॉर्मल बंदा कर रहा है। हाँ जी, ये चीज़ें आती हैं इसमें? जीन से आपकी पूरी हायरार्की पूरी आपकी पायलोजिन और उनका पता चल जाता है। सॉरी, वो क्या नाम है कि हायरार्की का, पूरी शजरे का। ये एक हमारे एक बहुत बड़े नाम थे जेनेटिक्स में, डॉक्टर हबीब, हज़ारा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहे, फिर पेशावर में भी वाइस चांसलर रहे। वो बहुत बड़े नाम है और उन्होंने पठानों के ऊपर उधर काफ़ी सारे मैथ चल रहा है, कोई कहता है कि बन इसराइल से और कोई कहता है किधर से, तो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, हिस्ट्री भी क्लियर नहीं थी उस लिहाज से। तो उन्होंने उनकी डेंटल मार्फोलॉजी से और उनकी पूरी जीन स्क्रीन करके उनका पूरा एक शजरा बनाया हुआ है कि उनकी शजरा जेनेटिक्स के हिसाब से क्या है। जैसे कि वो अगर समटाइम एम्बेसीज भी मांग लेते हैं कि उनके पेरेंट्स के और ये कुछ, तो वो सारी चीज़ें, हाँ काफ़ी सारे वो अक्सर किसी को डाउट पड़ सकता है कि भाई ये जो है ना ये मतलब बाय ब्लड उनका बेटा है कि नहीं है। तो उन केसेस में भी उनको वाई क्रोमोसोम स्क्रीन करके अगर मेल है तो वाई क्रोमोसोम स्क्रीन करके उनका डायग्नोस्टिक हो जाते हैं। तो टू कट द स्टोरी, जेनेटिक्स अप्लाई एवरीवेयर, वो हर जगह उनकी एप्लीकेशंस है, हर डिसऑर्डर में एप्लीकेशन है। इंसान बना ही इन्हीं जीन से और वही जीन्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं और जिससे हमारी वजूद चल रही है। बिल्कुल। तो सर वैसे ये इसको एंड करते हैं क्वेश्चन पर ही कि मुझे बताएं कि कितना एक्यूरेट होता है? एक्यूरेसी जो है वो आप ये कहते हैं कि 100% ही है। वो अगर आपकी फैमिली में या आप उस प्रो बैंड में या जो अफेक्टेड है उनके अंदर अगर वो डिसऑर्डर है
जो आपने हमें हिस्ट्री दी है। देखिए पहले हम मरीज से हिस्ट्री लेते हैं कि उनमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या उनको मसले पेश आ रहे, क्या क्या उनको ऐसे अलामात है जो वो आम पॉपुलेशन से डिफरेंट है उनमें। तो वो सारा ब्रीफ हम उनसे रिकॉर्ड लेते हैं और फिर उन्हीं रिकॉर्ड को उनकी जीनोटाइप से मैच करके उनको बताते हैं। अच्छा, तो सर इसको इख्तिताम करते हैं, एक कंक्लूजन आप दिएगा लोगों को ताकि अवेयरनेस हो इस चीज़ की, तो आप जी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कंक्लूजन तो यही है, मैं यही कहूँगा कि भाई जेनेटिक्स को हम कभी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जेनेटिक्स कंट्रीब्यूट कर रहे काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स के जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, और नॉर्मल एक पॉपुलेशन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनको ब्लड ग्रुप का पता होता है। तो ब्लड ग्रुप का आपको पता है तो उसी तरह से आपको अपने जेनेटिक पूरी स्क्रीनिंग का भी अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि एक हेल्दी लाइफ गुजारे जा सके और बंदा जो है वो अपनी लाइफ में बार बार हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाए। सही। सो ये तकरीबन ये थैंक यू सो मच सर थैंक यू। आपके आने का, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अवेयर किया लोगों को, अवेयरनेस दी इस चीज़ की, बहुत क्योंकि ये शुक्रिया काम आदमी के लिए जानना बहुत आई थिंक चैलेंजिंग है। ये सब चीज़ें बहुत जी प्रिसाइज भी हैं, एक्यूरेट भी सर ने बताया कि 100% होती है। तो ये आप भी करवाएं जेनेटिक टेस्टिंग, ताकि लोगों को और आपको इस चीज़ की सही तरीके से इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।